हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई श्रीजॉन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईसीटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले दोस्तों हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ चैप्टर के ईसीटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको ना देखा हो तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। इस नंबर 5 दिया गया है कि बाईपोलर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है इसमें कि ट्रांजिस्टर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी दिया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी दिया गया है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें जो ट्रांजिस्टर के प्रकार होते हैं वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। ठीक है, पीएनपी हो जाएगा, एनपीएन दो प्रकार होते हैं ट्रांजिस्टर के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाले टर्मिनल हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है बेस, ऑप्शन सी दिया है कलेक्टर और ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो बता दें दोस्तों ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाले टर्मिनल है ना, वो एमीटर होते हैं, बेस होते हैं और कलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर तथा एमीटर किस पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है एन टाइप अर्धचालक, ऑप्शन बी दिया गया है कि पी टाइप अर्धचालक द्वारा निर्मित होता है और ऑप्शन सी दिया गया है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर तथा एमीटर जो है वो एन टाइप अर्धचालक द्वारा निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बेस की परत की चौड़ाई कितने इंच होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया कि 1/100 इंच होती है, ऑप्शन बी दिया गया 1/200 इंच होती है, ऑप्शन सी दिया गया 1/1000 इंच होती है और ऑप्शन सी दिया गया है 1/2000 इंच होती है। तो बता दें दोस्तों जो बेस की परत की चौड़ाई होती है वो 1/1000 इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, 1/1000 इंच। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कलेक्टर धारा आईसी एवं एमीटर धारा आईई का अनुपात प्रकट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है एल्फा द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है बीटा द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है गामा द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताते हैं जो कलेक्टर धारा एवं एमीटर धारा का अनुपात प्रकट किया जाता है वो एल्फा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, एल्फा द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काम सीरियल ट्रांजिस्टर में एल्फा का मान कितना मान प्राप्त किया जा चुका है। ऑप्शन ए दिए गए 0.94 से 0.99 तक, ऑप्शन बी दिया गया है 0.95 से 0.98 तक, ऑप्शन सी दिया गया है 0.95 से 0.99 तक, ऑप्शन डी दिया गया है 0.93 से 0.98 तक। तो बता दें दोस्तों जिस काम सीरियल ट्रांजिस्टर में एल्फा का मान जो होता है वो 0.95 से 0.99 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 0.95 से 0.99 तक होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से आउटपुट अभिलक्षण के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए दिया गया संतर्प क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया गया कट-ऑफ क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया गया संक्रिय क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो बता दें जो आउटपुट अभिलक्षण के क्षेत्र होते हैं वो संतर्प क्षेत्र भी होते हैं, कट ऑफ क्षेत्र भी होते हैं और संक्रिय क्षेत्र भी होते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्रवर्धन गुणांक जो संग्राहक धारा तथा बेस धारा का अनुपात होता है कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है आधार संग्राहक धारा, जो आधार संग्राहक धारा होता है उसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं इसीलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, आधार संग्राहक द्वारा। ऑप्शन बी दिया गया है कि धारा प्रवर्धन द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है एमीटर इंजेक्शन दक्षता, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों जो प्रवर्धन गुणांक जो संग्राहक धारा तथा बेस का अनुपात को जो प्रदर्शित करता है वो संग्राहक आधार संग्राहक धारा को कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आधार संग्राहक धारा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेस एवं एमीटर के मध्य प्रयुक्त सिग्नल होता है। ऑप्शन ए दिया गया इनपुट, ऑप्शन बी दिया गया आउटपुट, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों जो बेस एवं एमीटर के मध्य प्रयुक्त सिग्नल होता है वो इनपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर,
बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि कलेक्टर धारा एवं एमीटर धारा का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है होल्स, ऑप्शन बी दिया गया है क्षरण धारा, ऑप्शन सी दिया गया है धारा लाभ और ऑप्शन डी दिया गया है संग्राहक धारा। तो बता दें दोस्तों जो कलेक्टर धारा एवं एमीटर धारा का अनुपात जो होता है वो धारा लाभ होता है, धारा लाभ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में चालन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है होल्स द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है एमीटर द्वारा, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो बता दें जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में चालन होता है वो होल्स द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे लेसन नंबर 6 दिया गया है कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग तथा प्रचालन बिंदु का स्थिरीकरण। तो दोस्तों ये भी चैप्टर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि स्थिरता गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ई दिया गया एस द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया आई द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया क्यू द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया वी द्वारा। तो बता दें दोस्तों जो स्थिरता गुणांक उसी के नाम से आप पहचान सकते हैं उसको, स्थिरता गुणांक को जो है यस से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रचालन बिंदु शिफ्ट होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए दिया गया है पैरामीटर का परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया गया है ताप परिवर्तन, ऑप्शन सी दिया गया है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए जो प्रचालन बिंदु जो शिफ्ट होने का कारण है वो पैरामीटर का परिवर्तन और ताप का परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से स्थिर अभिनति का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है इसका पर्पज सरल होता है, ऑप्शन बी दिया गया है गणना सुगमता से होती है, ऑप्शन सी दिया गया है डीसी स्रोत पर बाइसिंग परपथ का भार नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए कि निम्न में से स्थिर अभिनत का लाभ नहीं है। तो स्थिर अभिनत का लाभ जो है वो उत्तम ऊष्मीय स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तम ऊष्मीय स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग की विधियां हैं। ऑप्शन ए दिया गया स्थिर अभिनत, ऑप्शन बी दिया गया कलेक्टर बेस अभिनत, ऑप्शन सी दिया गया विभवभाजक विधि, ऑप्शन डी दिया गया ये सभी। तो बता दें उसमें ट्रांजिस्टर बाइसिंग की विधियां हैं वो स्थिर अभिनत भी हैं, कलेक्टर बेस अभिनत भी हैं और विभवभाजक विधि भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि स्थिर अभिनत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया इनपुट परपथ, ऑप्शन बी दिया गया आउटपुट परपथ, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों जो स्थिर अभिनत को जो है वो इनपुट परपथ व आउटपुट परपथ दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर बाइसिंग की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए दिया गया प्राचल बिंदु सक्रिय क्षेत्र के मध्य होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया गया है प्रचालन बिंदु पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऑप्शन सी दिया गया स्थिर गुणांक का मान 1 के समीप होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें उसमें ट्रांजिस्टर बाइसिंग की आवश्यकता होती है वो इन सभी प्रक्रियाओं पर लागू हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कलेक्टर धारा को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए दिए गए आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, ऑप्शन बी दिए गए आर बी बराबर वी सी सी अपान आई बी, ऑप्शन सी दिया गया आई सी बराबर बीटा आई बी, ऑप्शन डी दिया गया है वी सी ई बराबर वी सी सी माइनस आई सी आर एल। ठीक है, इनटू में। तो बता दें दोस्तों जो कलेक्टर धारा का सूत्र होता है वो आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कलेक्टर परिपथ का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए दिया गया इनपुट, ऑप्शन बी दिया गया आउटपुट, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों जो कलेक्टर परिपथ का भाग होता है वो आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आउटपुट। ठीक है, जो कलेक्टर का परपथ होता है वो आउटपुट का भाग होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परपथ का इनपुट भाग है। ऑप्शन ए दिया बेस, ऑप्शन बी दिया कलेक्टर, ऑप्शन सी दिया गया एमीटर, ऑप्शन डी दिया गया ये सभी। तो बता दें जो परपथ का इनपुट जो भाग होता है वो बेस होता है, बेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है IB में, ऑप्शन बी दिया गया है IC में और ऑप्शन सी दिया गया है IC ब्रेकर में सेट में, ऑप्शन डी दिया गया है VCE में। तो बता दें दोस्तों जो कलेक्टर एमीटर है जो उसको VCE में प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को VCE से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विभव विभाजक वॉइसिंग के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए ताप में वृद्धि करने पर भी प्रचालन बिंदु स्थिर रहता है। ऑप्शन बी दिया है पैरामीटर बीटा में परिवर्तन होने पर भी प्रचालन बिंदु स्थिर रहता है। ऑप्शन सी दिया है प्रतिरोध R1 तथा R2 के कई संयोग प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों जो विभव विभाजक वॉइसिंग के लाभ होते हैं वो इन सभी का लाभ होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विभव विभाजक वॉइसिंग में किस सप्लाई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दिए गए DC, ऑप्शन बी दिए गए AC, ऑप्शन सी दिए गए ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो बता दें विभव विभाजक वॉइसिंग में जो है वो DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।